मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत का आज तीसरा नंबर चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत के तीसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एकदम बेहतरीन तरीके से आज आप लोग पूरा समझ जाएंगे। इसके पहले वाला क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया भाई, उसके लिए माफ कीजिएगा। एप्लीकेशन का थोड़ा सा इशू आया, ठीक है ना, पूरा एप्लीकेशन बैठ गया था, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। आज साइंस वाला जो क्लास है वो नहीं चल पाया। बहुत ज्यादा इस बात का दुख भी है और गुस्सा भी आया उस समय बहुत ज्यादा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, लेकिन खैर सर्वर ऑनलाइन चीजें कभी कभी होती हैं जो ऐसा हो जाता है। पूरा हम कल आप लोगों को अच्छे तरीके से वो क्लास करवा देंगे, ठीक है ना बाबू। आज हम लोग ना संस्कृत का क्लास करेंगे, संस्कृत चैप्टर 2 का क्लास करेंगे, ये सॉरी चैप्टर 3 अलस कथा। ये पूरा पाठ हम आपको पढ़ा दिए थे, अलस कथा, आलसियों की कहानी। और इसमें कितने आलसियों का वर्णन है बाबू? इस पाठ में कुल कितने आलसियों का वर्णन है आप लोग को हम बताए थे ना। इस पाठ में कुल कितने आलसियों का वर्णन है ये तो हम आपको बताए थे, जल्दी से बताइए। इस पाठ में कुल कितने आलसियों का वर्णन है, ये बात जल्दी से बताइए। 4 आलसी का वर्णन है, ये सब तो बता ही दिए थे। चलिए सीधे हम लोग बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं और इस चैप्टर का ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में कुल लगभग 15 के आसपास सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को करवाएंगे, उससे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और जैसे लिखवाए हैं ना, अगर हूबहू अगर अभी आप परीक्षा में अगर लिख देते हो तो नंबर आपका तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, पूरा पूरा नंबर आप लोग को मिलेगा, ठीक है बाबू। हाँ तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि अलस कथा का वर्णन विषय क्या है। अलस कथा में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो बाबू हम लोग क्या लिखेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि अलस कथा में किस चीज का वर्णन किया गया है तो क्या बताइएगा? अलस कथा में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो आलस्य दोष का वर्णन किया गया है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं विद्यापति, वह क्या लिखते हैं कि अलस कथा में आलस्य का वर्णन किया गया है। मनुष्य के अंदर एक दोष होता है जिसे कहते हैं आलस्य दोष। आलस्य दोष क्या होता है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि सुबह सुबह जब आप लोग उठते हैं, उठने का मन नहीं करता है, नींद खुला हुआ है, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आलस है, लेटे हुए हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आलस है, लेटे हुए हैं, ठीक है ना। तो आलस सबसे बड़ा दोष है। आलस जो है वह सबसे बड़ा दोष है और इसलिए कहते हैं कि आलस का त्याग कर देना चाहिए, बहुत बड़ी बुराई है। जिस व्यक्ति ने आलस का त्याग कर दिया वह एक सफल व्यक्ति बन गया। तो बाबू क्वेश्चन यही कह रहा है कि आलस कथा का वर्णन विषय क्या है, तो लिखेंगे अलस कथा पाठ का मुख्य वर्णन विषय आलस्य का दुष्परिणाम है। यानी कि इस पाठ में बताया गया है कि अगर आप आलस्य करते हैं तो आपका जान तक भी जा सकता है। अगर वो चारों आलसियों को अगर बाहर नहीं निकाला जाता तो चारों आलसी जल करके मर जाते, लेकिन उन्हें बाहर निकाला गया, ठीक है ना। तो मरने से भी नहीं पीछे हटे आलस, ऐसा खराब चीज है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अलस कथा पाठ का मुख्य वर्णन विषय आलस्य का दुष्परिणाम है। यह पाठ हमें यह शिक्षा देता है कि आलस्य एक बहुत बड़ी बुराई है जो मनुष्य को निष्क्रिय बना देता है, मनुष्य का एक्टिवनेस ही खत्म कर देता है और उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल देता है। तो ये चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का वर्णन विषय ही यही है कि आलस्य को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। चारों आलसी आपस में क्या बातचीत कर रहे थे ये आपको लिखना है। चारों आलसी आपस में क्या बातचीत कर रहे थे यह लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चारों आलसी का कथन तो आपको याद होगा कि पहला आलसी बोला था कि कैसा कोलाहल है, तो दूसरा आलसी बोला कि लगता है कि घर में आग लग गया है। तब इस पर तीसरा आलसी बोला कि कोई यहां नियोगी पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर गीला कपड़ा डाल दे ताकि हम लोग जलने से बच जाएं। तो चौथा आलसी बोलता है कि अरे बाचाल तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। यही चारों आलसी का कथन है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चे हम लोग कि जब अलसशाला में आग लगा दी गई तो जो वास्तविक आलसी थे वो वहीं उस अवस्था में पड़े रहे और आपस में बात करते रहे। पहला आलसी बोला कि ये कैसा कोलाहल हो रहा है, तो दूसरा आलसी बोला कि लगता है अलसशाला में आग लग गई है। तो तीसरा आलसी बोला कि कोई भी यहां धार्मिक पुरुष नहीं बचा है जो हम लोगों पर कोई भीगा कपड़ा डाल दे। इस पर चौथे आलसी ने कहा कि अरे बाचाल तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप पड़े रहो। यही चारों आलसी का बातचीत है। तो बस चारों आलसी का बातचीत लिखना था, हम लोग बड़े आराम से लिख देंगे, ठीक है ना। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो वास्तविक आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलसशाला में आग लगाई गई। यशिका कुमारी लिख रही है कि सर पुलाव बना है, आइए खाने के लिए। अच्छा सर आप आलसी, सर आप आलसी हैं, सुबह में क्लास आज नहीं ली। अच्छा ये बात है। देखो बाबू, बात यह है कि आज तो एकदम ये सही बात है कि आज हम सुबह में क्लास नहीं लिए, और वो इसलिए क्योंकि हम रात में लगभग 2:30 बजे के बाद तक जगे हुए थे। 2:30 बजे के बाद तक जगे हुए थे। सुबह जब उठे ना तो मन कर रहा था ना कि भाई थोड़ा और सो जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा और सो गए, ठीक है ना। और इस वजह से आज सुबह वाला क्लास नहीं ले पाए। यही होता है आलस। अगर आप आलस कर दिए तो फिर आप किसी न किसी चीज का नुकसान करेंगे। आज हमने आलस कर दिया, आज देखिए सुबह वाली क्लास का नुकसान हो गया।
एकदम जो फैक्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हम प्रयास करते हैं कि रात में जल्दी सो जाए ताकि हम सुबह में जल्दी उठ जाए, लेकिन पता नहीं ऐसा काम हो जाता है। जैसे रात में 10:30 11 बजे तक तो हमारा क्लास ही रहता है। जैसे ही अभी आप लोग का क्लास छुट्टी देंगे 9:30 बजे, तब 9:30 बजे से एक 12वीं क्लास का हमको और क्लास लेना है जो लगभग 10:30 बजे तक जाएगा। तो 10:30 बजे तक तो हम क्लासें ले रहे हैं, 11 बजे तक अपने घर पहुंचते हैं। तो भाई वहां खाना पीना खाकर सो मतलब 12 12:30, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सुबह की क्लास के लिए तैयारी करते हैं तो 1-2 बज गया भाई, उसी में ना समय निकल जाता है, ठीक है। यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हम फिल्म देख रहे हैं उसमें लेट कर दिए या फिर कोई जानबूझ करके, ना भाई ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलससाला में आग क्यों लगाई गई, बताओ बाबू। अलससाला में आग क्यों लगाई गई। आप लोग हो कि सुबह सुबह हम लोगों को हमारा एक क्लास दे दिए हो, सुबह सुबह अगर क्लास नहीं रहता दोपहर में रहता फिर तो मजा ही मजा था हमको, लेकिन सुबह सुबह में क्लास दे दिए हो, बड़ा हमारे लिए कष्टदायक है वो चीज, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, हम तो लेंगे ही, समय पर लेंगे और कल से कोशिश करेंगे कि लगातार ले। देखो बाबू, अलससाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। तो लिखेंगे बीरेश्वर जो है, बीरेश्वर जो कि मिथिला के मंत्री हैं, वो बड़े दयावान व्यक्ति थे और वो दया दिखा करके आलसियों के लिए भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था करते थे। परंतु कुछ धूर्त और जो आलसी नहीं थे वो भी वहां जाकर के भोजन करने लगे। यानी कि जो धूर्त नहीं थे, ठीक है ना, जो व्यक्ति धूर्त थे और जो आलसी नहीं थे वो भी जाकर के वहां भोजन करने लगे, जिससे अलससाला का खर्च जो है वो आवश्यकता से अधिक बढ़ गया। अलससाला का खर्च आवश्यकता से अधिक बढ़ गया। वास्तव में आलसी कौन है इसका पता लगाने के लिए ही अलससाला में आग लगवा करके नियोगी पुरुषों ने यह जान लिया कि वास्तविक में आलसी कौन है, ठीक है ना। यानी कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलससाला में आग लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अलससाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तो भाई अलससाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा इसलिए ली क्योंकि अलससाला का व्यय जो है, खर्च जो है वो बढ़ते जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे धूर्त और नकली आलसी जो है वो वहां पे आकर के भोजन वस्त्र आदि ग्रहण कर रहे थे। इसलिए सही आलसी की पहचान करने के लिए ही परीक्षा ली गई कि वास्तव में सही आलसी कौन है, ठीक है ना। हाँ, तो लिखेंगे कि बीरेश्वर करुणा दिखा करके आलसियों के लिए भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करवाते थे, परंतु कुछ धूर्त और जो आलसी नहीं थे वो भी वहां जाकर के भोजन करने लगे, जिससे अलससाला का खर्च जो है वो आवश्यकता से अधिक बढ़ गया। तब अलससाला के कर्मियों ने यह जानने के लिए कि वास्तविक आलसी कौन है, इसलिए उन्होंने सभी आलसियों का परीक्षा लिया, सभी आलसियों का परीक्षा लिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर वास्तविक आलसी कौन है, ठीक है ना। हाँ, चलिए अगला है बाबू, अलससाला पाठ में किसका वर्णन है। तो अलससाला पाठ में मंत्री बीरेश्वर का वर्णन है और आलसियों का वर्णन है, इसी का वर्णन किया गया है। तो लिखेंगे कि मैथिली कवि विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें अलससाला के निवारण की प्रेरणा और इस संसार की लोक नीतियों और अनेक पक्षों पर व्यंग्यात्मक दृष्टि डाली है। यानी कि अलससाला कह रहा है कि अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, तो अलस कथा पाठ में आलस्य के निवारण का वर्णन है कि आलस का निवारण कैसे करना चाहिए। लोगों को नीति सिखाया गया है कि भाई आलस त्याग देना चाहिए, और मुख्य रूप से इस पाठ में मिथिला के मंत्री बीरेश्वर और 4 आलसियों का वर्णन किया गया है। मिथिला के मंत्री बीरेश्वर और 4 आलसियों का वर्णन किया गया है। बताओ बाबू, समझ में आ गया, समझ में आ गया बाबू, यहां तक बताइए, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। ये क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है कि वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। तो वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई थी, अलससाला में आग लगा करके। तो लिखेंगे कि वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, जब अलससाला में भोजन वस्त्र आदि पाने वाले लोगों में धूर्त और जो बहुत कम आलसी थे उन लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तब मंत्री बीरेश्वर के अधिकारियों ने सच्चे आलसी का पता लगाने के लिए अलससाला में आग लगवा दिया। सच्चा आलसी कौन है, असली आलसी कौन है, इसका पता लगाने के लिए आग लगवा दिया, जिससे धूर्त और जो आलसी नहीं थे उनका वास्तविक में पहचान हो गया, और वास्तविक में जो 4 आलसी थे सिर्फ वही बचे रहे। इस प्रकार वास्तविक आलसी का पहचान हुआ। यानी कि अलससाला में आग लगा करके वास्तविक आलसियों का पहचान किया गया, ठीक है ना। अलससाला में आग लगा करके वास्तविक आलसियों का पहचान किया गया, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना। अंशु बोल रही है सर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, भाई सबका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ। जब अलससाला में आग लगा तो क्या हुआ, जो नकली आलसी था वो भाग गया और जो असली आलसी था वो पहचाना गया, यही ना हुआ बाबू। तो लिखेंगे हम ध्यान रखिएगा, लिखेंगे हम कि अलससाला में आग लगने पर सबसे पहले धूर्त लोग जो नकली आलसी का भेष बनाए हुए थे वे लोग अपनी जान बचा करके भाग गए।
धूर्त लोग जो नकली आलसी का भेष बनाए हुए थे वे लोग जान बचा करके भाग गए। उसके बाद केवल 4 आलसी ही बचे जो वास्तविक आलसी थे। 4 गो आलसी बचा जो कि क्या था, वास्तविक में आलसी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन में ना 3-4 क्वेश्चन मिला दिया गया है। कह रहा है कि विद्यापति कौन थे, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखे, 6 गो लाइन में लिखना है। तो बाबू हम 6 लाइन लिखे, 1 2 3 4 5 6 लाइन हम लिख दिए हैं। ठीक है ना, 6 लाइन में, चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वाक्य में लिखे, तो 6 वाक्य मतलब 6 लाइन आराम से लिख दिए हैं। तो लिख दिया है कि सबसे पहले पूछ रहा है कि विद्यापति कौन थे, तो लिख दिया है कि विद्यापति बिहार के मिथिला प्रदेश के एक सुविख्यात कवि है। विद्यापति एक सुविख्यात कवि है मिथिला प्रदेश के, और मैथिली भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा पर भी उनका अधिकार है। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक एक कथा ग्रंथ की रचना की, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। अब कह रहा है कि 6 वाक्यों में लिखिए, अलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखिए। तो लिखेंगे कि जिसका एक अंश अलस कथा भी है, और अलस कथा पाठ में 4 आलसियों का कहानी है, 4 आलसियों का कथा जो है वो वर्णित है, जिसके भरण पोषण के लिए मंत्री वीरेश्वर ने अलसशाला का निर्माण करवाया। यानी कि आलसियों के भरण पोषण के लिए अलसशाला का निर्माण करवाया गया, जहां कुछ धूर्त और कम आलसी भी भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए आने लगे, भोजन वस्त्र प्राप्त करने लगे। तब सच्चे आलसी का पता लगाने के लिए अलसशाला में आग लगा करके सच्चे आलसियों का पता लगाया गया। यानी कि सच्चा आलसी कौन है यह पता लगाने के लिए अलसशाला में आग लगा दिया गया। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है यहां तक? भाई अब सब लोग अगर यही कमेंट करोगे कि सर मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, तो फिर कैसे हम सबका कमेंट सुन पाएंगे? हैं? बुरी आदतों को हमेशा सुधारिए, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री वीरेश्वर का क्या क्या विशेषता था, कौन सा विशेषता था, उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे कि मंत्री वीरेश्वर स्वभाव से बड़े दयालु थे और दानशील थे। वह अनाथों और निर्धनों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन और वस्त्र देते थे। मंत्री वीरेश्वर जो थे वे अनाथों को इच्छा के अनुसार भोजन देते थे, वस्त्र देते थे। उन्होंने आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देने के लिए अलसशाला का निर्माण करवाया था। यानी कि वो आलसियों को भोजन दे, इसके लिए अलसशाला का निर्माण करवाए थे। ठीक है ना, ये सब तो आसान आसान क्वेश्चन है। इनकी क्या क्या गतियां हैं, गति मतलब होता है रक्षक, ध्यान रखना बाबू, गति मतलब क्या होता है, रक्षक होता है। तो आपको बताए थे ना कि स्त्रियों का जो गति होता है, यानी स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है, एक बच्चों का रक्षक उसकी मां होती है, और आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष होते हैं, यही ना बताए थे। तो लिखेंगे कि गति का मतलब है रक्षक। स्त्री पुरुष और बच्चों की गतियां अलग अलग है। स्त्रियों का गति यानी कि रक्षक पति है, बच्चों की गति यानी कि रक्षक मां है, और आलसियों की गति यानी कि रक्षक कारुणिक यानी कि दयालु पुरुष होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है, 5 वाक्यों में परिचय देना है बाबू। तो आराम से हम लोग लिखेंगे कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। यह पाठ जो है वो विद्यापति के द्वारा रचित है और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, और एक लघु कथा भी है। और विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। यानी कि ये तो एक कथा है अलस कथा, ऐसा ऐसा बहुत सारा कथा जो है वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में दिया गया है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है, और इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। संसार में जो अलग अलग तरह की गतिविधियां हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखेंगे कि मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। तो लेखक कौन हो गए, विद्यापति लेखक हो गए, और उनका भरण पोषण भी वही करते थे, ये सॉरी जो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, तो वही कहा गया है कि आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण कारुणशीलों के बिना संभव नहीं है। यानी कि जो आलसी लोग हैं उनका भरण पोषण जब तक कारुणिक लोग, दयावान लोग नहीं करेंगे तो यह संभव ही नहीं है कि उनका भरण पोषण हो जाए। तो आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है, इसलिए आत्मनिर्भर ना होकर के दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य दोष का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इतना ना लिख करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको ना हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं। इस शिक्षा दी गई है कि, इतना नाम हटा देते हैं, इतना आप मत याद करिए, सिंपल सिंपल छोटा आंसर इसका हम कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसमें इसका आंसर हम कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, माध्यम से शिक्षा दी गई है कि हम सब लोगों को आलस्य दोष का
त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। हम सब लोगों को आलस्य दोष का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा का क्या संदेश है? अलस कथा जो पाठ है उसका संदेश क्या है, मैसेज क्या है? तो लिखेंगे अलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। आलस्य जो है एक महान रोग है, आलसी का सहायक कोई भी नहीं होता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना बहुत आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। परिवार का भी विनाश होता है आलस्य से, और समाज का और खुद का तो विनाश होता है जो होवे करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू। हाँ, तो यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य को त्याग कर दीजिए। यदि चाहते हैं कि हम जीवन में जीवन में अगर विकास की इच्छा रखते हैं, जीवन में तरक्की करने का सपना देखते हैं, तो आलस्य दोष का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आलस्यशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे निकाला और क्यों निकाला? तो आलस्यशाला के कर्मियों ने आग से बाल पकड़ करके निकाला, एकदम केस पकड़ करके उसको निकाला। ठीक है ना। तो लिखेंगे, ठीक है ना, कि जब चार आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष ने आकर के उनके केसों को पकड़ करके उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया, केस पकड़कर खींच के बाहर किया, क्योंकि उन्हें वास्तविक आलसियों की पहचान हो चुकी थी एवं उनके प्राण का दायित्व भी उन्हीं के ऊपर था। उनको बाहर क्यों निकाला? क्योंकि भाई उनको तो सिर्फ परीक्षा लेना था, सचमुच में जान तो नहीं लेना था ना, तो इसलिए उनको केस पकड़ करके निकाला, क्योंकि सही आलसी की पहचान हो चुका था और इसलिए उनका जान बचाना भी उन्हीं का कर्तव्य था, और इस प्रकार आलसी पुरुष को आग से बचाया गया। जो आलसी पुरुष थे उन्हें आग से बचाया गया। 15वां नंबर क्वेश्चन, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? तो चारों आलसी पुरुष बचना चाहते थे आग से, लेकिन कैसे? कि कोई धार्मिक पुरुष आकर के हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। ठीक है ना, भाग करके नहीं बचना चाहते थे, कोई आ करके बचा ले, इसलिए बचना चाहते थे। तो लिखेंगे चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर के आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। चाहते थे कि कोई नियोगी पुरुष आ जाए, कोई धार्मिक पुरुष आ जाए और हम लोगों के ऊपर गीला कपड़ा डाल दे कि हम लोग बच जाएं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब एक सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा है सब्जेक्टिव का, कि अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक का विचार स्पष्ट करिए। लेखक का विचार क्या, आखिर लेखक का विचार क्या है? तो लिखेंगे अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। यानी कि जो आलसी व्यक्ति है, जो आलसी है, वो बिना परिश्रम किए हुए चाहता है कि हम जीवन व्यतीत कर ले, और कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। यानी कि आलसी पर अगर दया नहीं किया जाए तो मौत भी आ जाएगा ना, तो वो अपने आप का रक्षा नहीं करेगा। जैसे आप लोग देखें ना कि घर में आग लग गया फिर भी वो अपने आप का रक्षा नहीं किया, तो आलसी लोग मौत आने पर भी अपनी रक्षा नहीं करते हैं, हमेशा दयावान लोग ही उनकी रक्षा करते हैं। ध्यान रखिएगा। तब कहा जाता है कि आलस्य जो है वो शत्रु के समान है, आलस्य जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को बाबू? बताओ जल्दी जल्दी से। हाँ, तो आप लोग बताइए, क्या ये सब क्वेश्चन बहुत कठिन है? हमें तो लगता है कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा इजीली आप लोग बना लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, बड़ा आसानी के साथ आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे बाबू, जल्दी से बताइए तो। ठीक है ना। चलिए अब बाबू हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जरा ऑब्जेक्टिव के आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जरा ऑब्जेक्टिव का आंसर देने के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए और बताइए जल्दी जल्दी से आंसर। अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? तो जानकारी आपको है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगला, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग किया गया है आलसियों पर, तो एक व्यंग्यात्मक कथा है। अगला क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस्य दोष का वर्णन है। अलस कथा पाठ में आलस्य दोष का वर्णन है। अगला बता दीजिए, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो जो धूर्त लोग होते हैं तो वह आलस्य का बहाना बनाते हैं। अगला, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? कौन लगवाया था आलसियों के घर में आग? तो योगी पुरुष आलसियों के घर में आग लगवाया था। ठीक है ना, मंत्री तो बृहस्पति था, वो नहीं लगाया था। आलसियों की परीक्षा क्या लगा करके लिया गया? तो आग लगा करके लिया गया। चारों आलसियों को क्या पकड़ करके बाहर निकाला गया? तो केस पकड़ करके बाहर निकाला गया। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। आगे, आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष होता है। ठीक है ना। आगे बताइए, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो चारों आलसियों को केस पकड़ करके बाहर किया गया। चारों आलसियों को केस पकड़ करके बाहर किया गया। आगे, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। आगे बताइए, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आग क्यों लगाई गई? तो आग लगाया गया था आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आलसियों की परीक्षा करने के लिए आग लगाया गया था।
आगे बताओ बाबू, आलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे? तो जो 4 लोग जो सही आलसी थे, एकदम ओरिजिनल आलसी थे, वो 4 लोग नहीं भागे। सी ऑप्शन होगा। आगे, घर में लगी आग को देख करके कौन लोग पलायमान हो गए? तो घर में लगी आग को देख करके धूर्त लोग पलायमान हो गए, यानी कि धूर्त लोग वहां से भाग गए। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरे कैसा हल्ला है, यह किसने बोला? अरे कैसा हल्ला है या किसने बोला? तो ये पहला आलसी ने बोला था कि कैसा कोलाहल है, तो ये पहला आलसी का कथन है। आगे, लगता है इस घर में आग लग गई है, यह किस पुरुष ने कहा? तो यह दूसरे आलसी ने कहा था कि लगता है किस घर में आग लग गई है। अगला, आग को गिरते हुए देख करके कौन आलसियों को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देख करके कौन बाहर निकाला? तो जो नियोगी पुरुष था वह आलसियों को बाहर निकाला। अगला नंबर क्वेश्चन, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? तो दयावान लोग आलसियों का रक्षक होता है भाई, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति 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 एक कवि है। ठीक है ना। आगे, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो पुरुष परीक्षा जो है वह कथा के रूप में मानव के गुणों का वर्णन करता है। आगे बताइए, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है वह किस भाषा में लिखा हुआ है? तो लिखिएगा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। आगे बताइए, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देता है? तो पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है वो शिक्षा देता है कि दोष को दूर भगाइए, यानी कि दोष निराकरण का शिक्षा देता है। आगे, बनावटी आलस्य दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य का भेष बना करके कौन लोग भोजन ग्रहण करते थे? तो जो धूर्त लोग थे वह बनावटी आलस का भेष बदल करके भोजन ग्रहण करते थे। आगे बताइए, स्थिति सौकर्य मूला ही केना धावंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? स्थिति सौकर्य मूला ही केना धावंती जंतवः, अपने ही जाति वाले लोगों को देख करके कौन लोग नहीं दौड़ते हैं? तो यह अलस कथा पाठ से ही लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, बीरेश्वर कौन था? बीरेश्वर, तो बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक उनकी माता होती है। अगला, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के रचनाकार विद्यापति हैं, याद रहेगा बाबू। चलिए आगे बता दीजिए, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। अगला बताइए, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो मैथिली भाषा के कवि कौन थे? 28वां नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? विद्यापति थे। तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति थे, याद रखिएगा। आगे बताइए, कह रहा है कि पति रेव गति खाली स्थान कारुणिकम बिना। पति रेव गति यानी कहने का मतलब हुआ बाबू ध्यान रखिएगा कि पति रेव गति खाली स्थान कारुणिकम बिना, यानी पति जो होता है वो स्त्रियों का रक्षक होता है। यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह अलस कथा पाठ से लिया गया है। आगे बताइए, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। आगे, पति किसका रक्षक होता है? तो स्त्रियों का रक्षक होता है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक उनकी माता होती है। माता किसका रक्षक होती है? तो बच्चों का। उल्टा करके प्रश्न दे दिए हैं कि कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग बना लेंगे। बीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो बीरेश्वर अनाथों को भोजन देता था। 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताओ बाबू, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? तो जो आलसी लोग हैं वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो आलसी लोग भूखा रहना पसंद करते हैं। आगे, स्थिति सौकर्य मूला केना धावंती जंतवः कहां से लिया गया है? तो यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहां से? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आगे, सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल क्या है? तो सारे सुखों का मूल है संगठन। 38 का बाबू सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे, आग को देख करके कौन सब भाग गया? तो आग को देख करके जो धूर्त लोग था वो भाग गया। आग को देख करके धूर्त लोग भाग गया। आगे, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो जो असली आलसी था वो घर में लगी हुई आग को देख करके भी नहीं भागा। अगला, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तो ऐसा तृतीय पुरुष, तीसरा आलसी ने कहा था ना कि कोई यहाँ धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों पर गीला कपड़ा डाल दे। आगे बताइए, अरे बाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? अरे बाचाल कितना बोलते हो, ये चतुर्थ यानी चौथा आलसी का ये कथन है। 42 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, आलसियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कौन दिलवाता था? आलसियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कौन दिलवाता था? तो आलसियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कौन दिलवाता था? तो बीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वो दिलवाते थे। आगे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि तर्कयत यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है इस घर में आग लग गया है। यह अलस कथा पाठ में किसकी युक्ति है? तो यह ध्यान रखिएगा, लगता है घर में आग लग गया है, यह दूसरे आलसी का युक्ति है। तर्कयत यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है इस घर में आग लग गया है, यह दूसरे आलसी ने कहा था। आगे, इस संसार में आलसियों का रक्षक, तो आलसियों का रक्षक कारुणिक लोग होते हैं। आगे बताइए, सबसे बड़ा शत्रु, तो आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है।
आगे, वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था? तो वास्तविक आलसियों का संख्या 4 था। अगला नंबर क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। तो प्यारे बच्चे, कुल मिलाकर के 48 क्वेश्चन। आप लोग अंदाज से बताइए तो कम से कम 48 में कितना सही आप लोग का होगा? हमको तो लगता है कि 48 में 48 ठोक दिए होंगे। 48 में 48 एकदम उखाड़ दिए भाई। बताओ बाबू, 48 में 48 सही है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 48 में 48 सही है? बताओ 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 जल्दी जल्दी से। 48 में 48 किनका सही है जरा बता दीजिए जल्दी जल्दी से। अधिकांश लोगों का सही होगा। अब कल चौथा नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत के साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है, इसके बारे में कल पढ़ाएंगे। तो कल हम चौथा नंबर पढ़ाएंगे, संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है ना? अब कम से कम हम 7-8 चैप्टर खत्म कर देंगे ना, उसके बाद हम हिंदी में चलेंगे। संस्कृत में कम से कम 7-8 चैप्टर हम खत्म कर देंगे, उसके बाद अब चलेंगे हम हिंदी में। ठीक है ना? हाँ, तो 3 चैप्टर खत्म हो गया, कम से कम 4 चैप्टर और खत्म करेंगे, 5 चैप्टर, तब जाकर के हम उसके बाद हिंदी में घुसेंगे। ठीक है, चलिए। तो संस्कृत ना थोड़ा सा तेजी में लेकर के हम बढ़ जाते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब मिलते हैं आप लोगों से हम कल अगली क्लास में। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और मन लगा करके पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।